कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से इंजरी हो सकता है और ये पेनफुल होती है। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से इंजरी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकता है। किससे? जो इस विद्या को नहीं जानता, इसकी नॉलेज नहीं हो तो। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से स्ट्रोक हो सकता है। बहुत कॉमन सा टेक्निक चल रहा है, बोन क्रैक करना है, टॉवल रैप किए और डीकम्प्रेस जोड़ से खींच दिए। इसमें क्या होगा? सडन ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। जब ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो स्ट्रोक आने की संभावना है और सडन डेथ भी और पैरालिसिस भी हो सकता है। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बच्चों के लिए सेफ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली सेफ है, नॉलेज नहीं है तो बच्चों के आपके बड़े के लिए भी सेफ नहीं है। कायरोप्रैक्टिक मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर का पार्ट नहीं है। ये कायरोप्रैक्टिक मेन स्ट्रीम हेल्थ का पार्ट इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसका इंडिया में कोई लॉ नहीं, लेकिन WHO जो है इसको प्रमाणित कर चुका है कि मेडिकल के तहत आता है। आप आउट ऑफ कंट्री चाहेंगे कि वैसे ये कॉमन कैसे हमारे यहाँ फिजिकल थेरेपिस्ट है, वहाँ पे कायरोप्रैक्टिक। दोस्तों, मैं अभिनव राज आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड अचीवर कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत। आज मार्केट में बहुत सारे कायरोप्रैक्टर बन चुके हैं, लेकिन कायरोप्रैक्टर के सही टेक्निक क्या है, कायरोप्रैक्टर कैसे काम करता है? बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। कायरोप्रैक्टर जो है बीमारी ठीक करने के बजाय बढ़ जाती है बीमारियां। तो क्या ये सही बात है? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब की जुबानी। तो सर, कुछ क्वेश्चन है हमारे, उसका आप रिप्लाई दीजिए ताकि ऑडियंस को सही जानकारी मिल सके। सर, पहला मिथ है कायरोप्रैक्टिक टेक्निक सिर्फ बैक पेन के लिए होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। कायरोप्रैक्टिक टेक्निक जो है ट्रीटमेंट बैक पेन के लिए नहीं, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए होता है जो अगर एक्सप्लेन करें तो काफी टाइम लगेगा। लगभग 200 से 300 बीमारियों पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं केवल स्पाइन एडजस्ट करके, जिसमें कमर दर्द ही नहीं, सर दर्द से लेकर के डाइजेशन से लेकर के पैर के नमनेस, हाथों के नमनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजों को हम लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से कम कर सकते हैं। तो कायरोप्रैक्टर को एक सिंबल लगा देना बैक पेन ही होता है, ऐसा नहीं है। फुल बॉडी को एडजस्टमेंट कर फुल बॉडी को एडजस्ट करना कायरोप्रैक्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक ही डिजीज के लिए कायरोप्रैक्टिक है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड मिथ है कायरोप्रैक्टिक क्रॉनिक डिजीज को क्योर कर सकता है। डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक जो पर्सनली जो है स्पेशली जो है क्रोनिक डिजीज पे ही काम करता है। अच्छा। एक्यूट पे कायरोप्रैक्टिक अप्लाई करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। ओके। एक्यूट पेन पे ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे तो और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। यही होता है नॉलेज नहीं होने के कारण। कोई पेन लेके आता है, हम लोग पूछते नहीं है पेन कब का है, एडजस्ट करते हैं और पेन बढ़ा देते हैं। तो सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सही जानकारी होना बहुत जरूरी है और क्रोनिक पेन पे कायरोप्रैक्टिक बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये सारे क्रॉनिक डिजीज वाले ही हैं। गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और ब्लड वेसल्स कंप्रेस होना, तो वैसे कंडीशन में कायरोप्रैक्टिक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ओके। थर्ड मिथ है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट वैसे ही होता है जैसे क्रैकिंग जॉइंट्स, ये कितना सही है? कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जस्ट लाइक क्रैकिंग जॉइंट्स नहीं। अक्सर मैं कहता हूँ रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर सही समय पे देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो एक कायरोप्रैक्टर का वर्क है रीढ़ की हड्डियों को एडजस्ट करना, उसके जो सबलक्सेशन, मिसिंग अलाइनमेंट है उसको ठीक करना और बीमारियों को दूर करना, वो भी हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों का शमन करना। इट मींस कायरोप्रैक्टिक। इसके साथ साथ पेरिफेरल्स जॉइंट्स भी हमारे आते हैं जो काफी कभी गलत पोस्चर से, ट्रॉमा से या इंजरी से कभी वो डिसलोकेट हो जाते हैं, उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सर, चौथा मिथ है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से इंजरी हो सकता है। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से इंजरी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकता है। किससे? जो इस विद्या को नहीं जानता, इसकी नॉलेज नहीं हो तो। उनके नजर में ऐसा रहता है कि मुझे क्रैक्स निकालना है, साउंड निकालना है, वही कायरोप्रैक्टिक है। उनको पता नहीं होता है कि नेक का मूवमेंट क्या है, लेग्स का मूवमेंट क्या है, मतलब जितने सारे जॉइंट्स जो हम एडजस्ट कर रहे हैं उसका रेंज ऑफ मोशन क्या है, उससे ज्यादा वो ले जाके साउंड निकालने के चक्कर में क्रैक करते हैं। वहां इंजरी भी होती है और पेशेंट को सडन डेथ भी हो सकता है। पपिंग साउंड को निकालने के चक्कर में वो कुछ भी करते हैं। पपिंग साउंड ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कभी कभी हम लोग देखेंगे जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं, कभी हमको ऐसा फील होता है जैसे हमारा बैक बहुत स्टिफ होता है। हम लोग थोड़ा सा बॉडी को स्टिफ करते हैं, थोड़ा सा टाइट करते हैं, रोटेट करते हैं, साउंड नहीं भी होता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि बैक साइड से कुछ रिलीज हुआ। ओके। और हम लोग काफी आराम फील करते हैं। वहां से कोई पॉपअप साउंड तो नहीं आता है। नहीं। पॉपअप साउंड जस्ट लाइक एक नाइट्रोजन गैसेस हमारे जॉइंट पे वो निकलते हैं। लेकिन सही मायने में क्या है कि मुझे बोन को सही दिशा में, सही जॉइंट पे अलाइन करना है, तब वो प्रॉब्लम जाएगा। पॉपअप साउंड से प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर ऐसा साउंड निकालता हूँ उससे कोई मतलब नहीं। तो ये नए कायरोप्रैक्टर इसके चक्कर में फंस जाते हैं। होता क्या है कि बस साउंड निकालना है, इसके चक्कर में ये पेशेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग को जानने का हक है कि किसकी प्रैक्टिस क्या है, कैसे है। सारे डॉक्टर्स, मैं किसी भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ।
सारे डॉक्टर्स अपने एंड से अच्छा करते हैं, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो चाहता है कि मेरा केस खराब हो, लेकिन नॉलेज के कमी के कारण कभी कभी ऐसा भुगतना पड़ता है पेशेंट को। तो प्लीज मैं उन डॉक्टरों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंट के बॉडी को एक्सपेरिमेंट बॉडी नहीं बनाए, उसको सही ट्रीटमेंट दे और सही इलाज करे। जैसे कि आपने सवाल किया कि दर्द होता है क्या, इससे कोई इंजरी हो सकती है क्या? यस। अभी हाल ही में मेरे एक औरंगाबाद से पेशेंट आए थे, वो खुद डॉक्टर थे लेकिन वो किसी अनट्रेन्ड कैरोप्रैक्टर के पास चले गए, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, लाइव वीडियो, आप रजनीकांत जाएंगे यूट्यूब पे तो लाइव वीडियो में जाएंगे तो मिलेगा आपको। तो उसमें क्या है कि उनके बॉडी को इस तरीके से रोटेट किया गया था नेक और बैक कि अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए थे। जब मेरे पास आए थे तो एक जो साड़ी होता है, साड़ी से पूरे बॉडी को पीछे बांध करके आए थे, साड़ी खोलने के बाद उनका बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा था। लेकिन उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ी, 10 से 15 सेशन मेरे साथ उनको रहना पड़ा। आज के डेट में वो ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, तो थोड़ी बहुत समझ लें कि ट्रीटमेंट क्या है और ये ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, उसके बाद ट्रीटमेंट के साथ आप आगे बढ़े। जो भी वीडियो देख रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कैरोप्रैक्टर बनने के चक्कर में किसी भी कपड़े से अलाइनमेंट करना या बिना सीखे पॉपिंग साउंड निकालना, ये सही कैरोप्रैक्टर की निशानी नहीं है। तो सर की बातों को समझे, इनके चैनल पे जाएंगे आपको सही जानकारी मिलेगी, वहां से सब कुछ पता चल जाएगा। सर अगला मिथ है, आपको पेन में ही सिर्फ कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत है या हम डेली रूटीन में? मैं पहले भी बताया था और अभी भी बताऊंगा कि कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट है जो ये ट्रीटमेंट का नहीं है, अपना बॉडी अलाइनमेंट का है। ये वो लोग भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बॉडी अलाइन करा सकते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपके सारे ज्वाइंट, सारे जो मोबिलिटी ज्वाइंट के मेंटेन रहे, मोबिलाइज रहे, इन फ्यूचर आपको ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो लोग भी करा सकते हैं। डेली रूटीन में भी आप जी रहे हैं तो कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से और भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि हमारा बॉडी सिग्नल कब देता है, जब हमारे सिम्टम आने शुरू कब होते हैं, जब प्रॉब्लम पड़ जाता है। सिम्टम पड़ने से पहले ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सर अगला मिथ है, कैरोप्रैक्टर्स मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स टूल्स यूज नहीं करते हैं। नहीं, बहुत सारे कैरोप्रैक्टर हैं जो टूल्स यूज करते हैं। जैसे आप देखे होंगे फिजियोथेरेपी का जितने सारे इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट, तो पेन को कम करने के लिए वो यूज करते हैं। उसके बाद एक नर्वोस्कोप भी आता है जिससे अलाइनमेंट चेक करते हैं कि कहाँ से मिसिंग अलाइनमेंट है, तो उस इक्विपमेंट यूज होता है। लेकिन जिसका बहुत ज्यादा हाईली प्रैक्टिस हो जाता है वो यूज नहीं करता है। जो हाथों का जादू, मतलब कैरोप्रैक्टिक का मतलब ही है रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना। इसमें इक्विपमेंट का कोई जरूरत है ही नहीं। सर नेक्स्ट मिथ है, कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से स्ट्रोक हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। अभी आप लोग हाल ही में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, एक केसेस जो हुआ था इंडिया में, आगरा साइड में। तो क्या है कि अभी नॉलेज तो है नहीं मुझे किस बोन को फोकस करना है। बहुत कॉमन सा टेक्निक चल रहा है, बोन क्रैक करना है। देखे होंगे आप टॉवल रैप किए और डीकम्प्रेस जोड़ से खींच दिए, कहीं लॉक नहीं किए, किस पार्ट को फोकस करना है कुछ नहीं पता, नहीं है कि नेक का मूवमेंट कितना है। वो जबरदस्ती साउंड निकालने के चक्कर में बहुत जोड़ों का झटका दिए, उसमें क्या होगा, सडन ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। अब ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो स्ट्रोक आने की संभावना है और सडन डेथ भी और पैरालाइसिस हो सकता है। सर नेक्स्ट मिथ है, कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्या ये सही है? बच्चों के लिए सेफ नहीं है, ये तो सही नहीं है। मैं पहले भी बताया कि मेरे बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी जो होते हैं, सीपी चाइल्ड, मैं उनको ट्रीटमेंट करता हूँ और काफी बच्चों को मैंने ठीक भी किया है। तो बच्चों के लिए अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली सेफ है, नॉलेज नहीं है तो बच्चों क्या आपके बड़े के लिए भी सेफ नहीं है। बिल्कुल सही जानकारी, सही तरीके। सर अगला मिथ है, कैरोप्रैक्टिक मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर का पार्ट नहीं है। देखिए, कैरोप्रैक्टिक मेन स्ट्रीम हेल्थ का पार्ट इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसका इंडिया में कोई लॉ नहीं है, लेकिन WHO जो है इसको प्रमाणित कर चुका है कि मेडिकल के तहत आता है। और आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, लंदन, ये सब सारे जगहों पे जाएंगे तो कैरोप्रैक्टिक मतलब एक कॉमन, कैसे हमारे यहाँ फिजिकल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपी, वहां पे कैरोप्रैक्टिक है। पेन होता है सबसे पहले कैरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, मिलते हैं, एडजस्ट कराते हैं, पेन खत्म हो जाता है बिना सुई दवाई के, बिना इंजेक्शन, बिना सुई दवाई के, बिना सुई दवाई। पहला फर्स्ट ट्रीटमेंट कैरोप्रैक्टर बेस्ट होता है। हाँ, अगर पेन से है तो अपना खुद से अपना घर पे भी ठीक कर सकते हैं, ये नहीं कि कैरोप्रैक्टर के पास ही। लेकिन हाँ, उसके बाद अल्टरनेटिव मेडिसिन, आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाइए या कैरोप्रैक्टर के पास आइए, आपका पेन कम नहीं होता है, उसके बाद आप आगे ट्राई कीजिए। सर लास्ट मिथ है, कैरोप्रैक्टिक केयर सिर्फ एडल्ट्स या एथलीट्स के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि ये पेन किसी को भी हो सकता है, दर्द किसी को भी। अभी आज का जो रोजमर्रा का जो जिंदगी है, डेली लाइफ में जो हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, तो ये किसी को भी हो सकता है।
इसमें कोई पार्टिकुलर कोई पर्सन को हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे कि इनको ही होगा। ये किसी को भी हो सकता है, चाहे स्विमर्स हो या स्पोर्ट्स हो या बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी को भी हो सकता है। तो ऐसे कोई बांटा नहीं गया कि केवल यही ट्रीटमेंट ले सकता है। ये ट्रीटमेंट सारे लोगों के लिए है। डेली लाइफ रूटीन में भी हम कायरोप्रैक्टिक के संपर्क में रह सकते एकदम, मैंने बताया कि जी। ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट लाइक अ बॉडी अलाइनमेंट। बॉडी अलाइनमेंट करते हैं कैसे, गाड़ियों को 2000 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार सर्विसिंग। सर्विसिंग, वैसे Right. हमारे बॉडी का सर्विसिंग होएगा तो फर्दर कोई जरूरत नहीं होगी और जॉइंट से रिलेटेड हम्म। प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे बॉडी में। अगर हर 2-3 महीने पे मिलते रहे तो 2 सर्विसिंग महीने, 3 महीने, 6 महीने भी चलेगा। और उन लोग से मैं एक और छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा इस जी। वीडियो के माध्यम से, जो 40 साल के आसपास क्रॉस कर चुके हैं, उन लोग को मैं ये एक छोटा संदेश दूंगा कि आप हर 1-6 महीने पे अपने मेडिकल चेकअप करा लें। मेडिकल चेकअप में कोई ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप गाड़ियों का सबका इंश्योरेंस कराते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, आप अपने बॉडी के ऊपर क्या खर्च करते हैं? तो थोड़ी सा जो जनरल जो है हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, इतने सारे को टेस्ट हम लोग कराएंगे, तो इससे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो एवरी 6 मंथ पे एक पैकेजेस जो होता है डेली रूटीन के तरह, जो रूटीन चेकअप होता है वो रूटीन चेकअप कराएंगे, ताकि जो प्रॉब्लम अभी आपके इनिशिएट जो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वो डायग्नोस हो जाए और ट्रीटमेंट उसका वहीं पे हो जाए, वो आगे नहीं बने। क्योंकि जब किडनी 80-90% प्रॉब्लम आ जाता है तब हमारे बॉडी में सिग्नल आता है, तब तक डॉक्टर के पास ऑप्शन रहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है। हार्ट में प्रॉब्लम कब आता है? ब्लॉकेज जब मोर देन 90% हो जाता है, तब लगता है कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत चेकअप, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो 40 के बाद है तो आप लोग ये सारी चीजों को फॉलो करें। दोस्तों, अभी तक सारे मिथ्स आपने सुना अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर स्टार्ट से देख सकते हैं आप। और सर ने अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो इनके अपने इतने सालों के अनुभव हैं। कायरोप्रैक्टिक क्या है, कैसे काम करता है और डेली लाइफ रूटीन में हम कैसे अपना सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सर का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी लोग जान सके, अपना सकें।